प्रिय हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं, अभी आप वर्ष के हर्ष की मंगल कामना के साथ मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में स्वागत के लिए तैयार हैं। अर्थात आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप दिगंत भाग 2 के अंतर्गत अधिनायक कविता का दूसरा व्याख्यान सुनेंगे अपने हिंदी शिक्षक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग KSR कॉलेज रांजन के तरफ से। तो फिर इसको एक बार फिर सुन लीजिए कि मॉडर्न स्टडी सेंटर में आप लोगों को नए वर्ष का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए हार्दिक मंगल कामना है। आप लोग आशा है नए वर्ष में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। अधिनायक, यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रथम व्याख्यान पूरा हो गया है। अब दूसरे व्याख्यान को यहाँ आप देखेंगे। दूसरे व्याख्यान में आप यहाँ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर और फिर लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको सुनेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की बात। शुरू करते हैं। अधिनायक कविता के कवि का नाम क्या? सबसे पहले अधिनायक कविता के कवि का नाम क्या है, इस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों कवियों को आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन चारों कवियों का शीर्षक अलग अलग है। मुक्तिबोध, जिनका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक है। रघुवीर सहाय अधिनायक, ज्ञानेंद्रपति गांव का घर, और विनोद शुक्ल आप देखेंगे प्यारे नन्हे बेटे को। तो आपने देखा कि चारों कवियों को आपको पढ़ना है, लेकिन अभी पूछा जा रहा है अधिनायक कविता के कवि का नाम। तो बी होगा रघुवीर सहाय। अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय, अर्थात बी सही होगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। ए सही होगा। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय, और उनके पिता के विषय में नीचे है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। आप यहां पर पेशे का नाम देख रहे हैं। रघुवीर सहाय के पिता हरदेव सहाय पेशे से एक आदर्श शिक्षक थे, अर्थात शिक्षक होगा सही, बी सही होगा। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? 30 दिसंबर 1990 को, अर्थात ए सही होगा। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ। आप यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें पहला ही ऑप्शन अर्थात ए ही होगा, लखनऊ। रघुवीर सहाय ने कहां से एवं किस विषय में एमए किया? आप ऑप्शन में देख रहे हैं। हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय, अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय, संस्कृत प्रयाग विश्वविद्यालय, भोजपुरी पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपको दिया गया। इसमें सही उत्तर होगा अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय। उन्होंने एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विषय में? तो अंग्रेजी में। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? आप जान लें कि 60 के आसपास तक, 60-65 तक भी कह सकते हैं, आसपास तक जो कवि हुए वे प्रायः किसी न किसी वाद से जुड़े रहे। एकदम शुरुआती दौर से ही आधुनिक काल आरंभ हुआ, जिसमें पहला काल हुआ भारतेंदु काल, दूसरा काल हो गया द्विवेदी काल, तीसरा काल छायावाद,
चौथा काल प्रगतिवाद, पांचवा काल प्रयोगवाद। 40-45 से यह आरंभ होता है, 60-65 तक चलता है। तो रघुवीर सहाय किस काल के कवि हुए? बाद भी यदि पूछा जाता है तो यही उत्तर होगा, काल कहें या बाद कहें। तो ये प्रयोगवाद के कवि हुए, यानी प्रयोगवादी काल के कवि हुए, जिस काल के मुक्तिबोध भी हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता या समकालीन काव्य वाचन के लिए कौन केंद्र स्थापित किया? समकालीन मतलब अपने समय के, अपने समान काल के कवियों की कविताओं के वाचन के लिए उन्होंने एक केंद्र की स्थापना की थी, कविता केंद्र। उसका नाम रखा था कौमुदी। आप यहां पर देख रहे हैं, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, परिमल, कौमुदी, नागरी, वाणी। कौमुदी नामक उन्होंने एक कविता केंद्र, जिसमें काव्य वाचन का काम होता था, कवि आते थे, कविता पाठ करते थे, वह एक संस्था थी। जिस तरह इलाहाबाद में परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था थी, निराला की रचना के आधार पर उस संस्था का गठन किया गया था, लोगों में साहित्य रुचि जगाने के लिए। इसी तरह लखनऊ में इन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की थी। रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आप देख रहे हैं कि ये सारी कविताएं उनकी हैं। ये काव्य संग्रह है, सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इसका सही उत्तर होगा लोग भूल गए हैं। उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, वह बढ़िया पुरस्कार माना जाता है, श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार लोग भूल गए हैं पर मिला, अर्थात बी सही होगा। रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का आरंभ किया? उन्होंने लखनऊ में एक पत्रिका को निकालना शुरू किया, आरंभ किया। उसका नाम था नवजीवन। लखनऊ से वो पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका को निकालने का काम किया रघुवीर सहाय ने ही। इसके बाद ये दिल्ली में सेट कर गए। रघुवीर सहाय ने आकाशवाणी दिल्ली के किस विभाग में योगदान किया? समाचार विभाग में। आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में इनकी नियुक्ति हो गई और वो रहने लगे। और फिर दिल्ली में ही इन्होंने दिनमान के प्रधान संपादक का काम शुरू किया। रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक कब बने? तो आप देख रहे हैं 1979 से लेकर 1982 तक ये दिनमान के प्रधान संपादक रहे। दिनमान एक पत्रिका का नाम, साप्ताहिक पत्रिका का नाम था। उसको आप अखबार भी कह लीजिए, साप्ताहिक है, पत्रिका कहिए, अखबार कहिए, जो भी कहिए, साप्ताहिक समाचार। दिनमान के प्रधान संपादक बने 1979 में, अर्थात ये सही होगा, ए सही होगा। 1979 से लेकर 82 तक ये दिनमान के प्रधान संपादक रहे। अब इसके बाद देखिए, रघुवीर सहाय ने नवभारत टाइम्स में किस रूप में योगदान? यह नवभारत टाइम्स भी दिल्ली से ही है। यह समाचार नवभारत टाइम आपको समाचार पत्र है, जिसमें इन्होंने किस रूप में योगदान किया? ये नवभारत टाइम्स भी दिल्ली से ही प्रकाशित है। विशेष संवाददाता, संपादक, मुद्रक, प्रधान संपादक। तो यहां पर विशेष संवाददाता के रूप में उन्होंने नवभारत टाइम्स में योगदान किया। इनमें रघुवीर सहाय के निबंध संग्रह कौन हैं? आप देख लीजिए,
कुछ पते कुछ चिट्ठियां, दिल्ली मेरा परदेश, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। तो आपको निबंध संग्रह पूछा जा रहा है। तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां आपने देखा पहले व्याख्यान में कि यह कविता की किताब है, काव्य संकलन है, काव्य संग्रह है। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये दोनों आपको कहानी संकलन है। दिल्ली मेरा परदेश यह निबंध संग्रह है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, दिल्ली मेरा परदेश इसका सही उत्तर होगा। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? रघुवीर सहाय अब संपूर्ण रचना, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनाओं को एकत्र प्रकाशित किया जा रहा है। उसका नाम रखा गया रघुवीर सहाय ग्रंथावली। तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 खंडों में प्रकाशित है। और वह प्रकाशित कहाँ से है? तो ये भी आप देख लीजिए, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कहाँ से प्रकाशित है? तो इसका उत्तर होगा राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी प्रकाशनों का नाम है, जिसमें राजकमल सही होगा, अर्थात ए सही होगा। आगे है, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हुए? प्रयोगवादी कवि प्रायः, सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रायः किसी न किसी सप्तक के कवि हुए हैं। 2-3 बार तार सप्तक नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उस काल में, प्रयोगवाद काल में, एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था तार सप्तक। ये प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही पत्रिका निकलती थी, जिसके प्रधान संपादक अज्ञेय हुआ करते थे। तो वह पत्रिका 2-3 बार निकली और प्रत्येक बार 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी तार सप्तक में। तो ये रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हुए? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय सप्तक के। और संयोग से मुक्तिबोध, जिसको आपने पहले पढ़ लिया है, जन जन का चेहरा एक कविता के कवि हुए, वह भी द्वितीय सप्तक के ही कवि हैं। तो आपने देख लिया रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हुए? तो द्वितीय सप्तक, बी होगा। इसमें रघुवीर सहाय की रचना कौन नहीं है? इसमें रघुवीर सहाय की रचना कौन नहीं है? आप देख लीजिए, सीढ़ियों पर धूप में इनका काव्य संकलन है। लिखने का कारण, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो भी इनका काव्य संकलन है। लिखने का कारण इनका निबंध संग्रह है। मैं क्यों लिखता हूं, यह पाठ अज्ञेय का है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा मैं क्यों लिखता हूं। यहां पूछा जा रहा है रघुवीर सहाय की रचना कौन नहीं है? तो इस तीनों में, ये चारों में 3 तो है ही, एक नहीं है। एक के रचनाकार हुए अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूं, तो ये आपको उत्तर हो जाएगा। अधिनायक कविता कहां से उद्धृत है? अभी आप जो अधिनायक कविता पढ़ रहे हैं, वह कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर में आप देख रहे हैं, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, उबे हुए सुखी, सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका उत्तर होगा आत्महत्या के विरुद्ध, अर्थात बी। आत्महत्या के विरुद्ध उनका जो काव्य संकलन है, उसी से यह अधिनायक कविता उद्धृत है। हरचरना कौन है? आप अधिनायक कविता में फटा सुथन्ना पहने एक लड़के को पढ़े होंगे, हरचरना। तो वह हरचरना कौन है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। आप ऑप्शन देख ले हैं, चरवाहा है, आम आदमी है, शिक्षक है, ड्राइवर है। तो यहां पर आम आदमी सही उत्तर होगा। हरचरना आम आदमी है। हरचरना क्या पहने हुए है? कमीज, फटा सुथन्ना, पैंट, गंजी। तो यहां पर आप
फटासुथन्ना देखेंगे वह पहने हुए है तो बी सही होगा। अधिनायक को देखकर बाजा किस रूप में बजाता है? तो अधिनायक को देखकर बाजा किस रूप में बजाया जाता है, लोग किस रूप में बजाते हैं? तो यहां पर देख लीजिए, मस्ती से, बेमन से, उत्साह से, खुशी से, तो उत्तर होगा बेमन, यानी बी सही होगा। अधिनायक कैसा है? आप देख रहे हैं महाबली है, उदार, कृपण, शिक्षित, तो इसका उत्तर होगा महाबली है, अर्थात ए सही होगा। अधिनायक को देखकर लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, उसका सही उत्तर होगा डर, ए सही है। अब हम आगे आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दे रहे हैं। आप इस आंसर शीट से ऊपर जो दिया गया है उसको मिलान कर लेंगे, देख लेंगे। आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट यहां दे दिया गया है। अब हम आगे विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है, हरचरना कौन है और उसकी पहचान कौन है, क्या है? हरचरना के विषय में आपने पहले जान लिया है कि वह आम आदमी का प्रतिनिधि है, दीनहीन गरीब है, समाज में हाशिए का लोग है, वह उपेक्षित जीवन जी रहा है। हरचरना तो एक गरीब बच्चा है, दीनहीन बच्चा है। हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है, वह दीनहीन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है, बहुत गरीब, इतना गरीब कि न उसे भोजन के लिए अनाज मिलता है और न पहनने के लिए वस्त्र है उसके पास। वह सिर्फ औपचारिकतावश स्कूल में पढ़ता है। वह फटासुथन्ना पहने स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में, राष्ट्रीय पर्व जो भी है, अपने विद्यालय में राष्ट्रगान गाता है। वह प्रजातांत्रिक प्रणाली में भी राजतंत्रीय व्यवस्था का शिकार है। वह अपने नेता मंत्रियों को भाग्य विधाता मानकर उनका गुणगान करता है। इस तरह यह आम आदमी का प्रतिनिधि है, उसी का प्रतीक है। ये गरीब बच्चा है। हरचरना को हरिचरण क्यों नहीं कहा गया, या फिर हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया? दोनों बात हो सकती है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया या हरिचरना को हरिचरण क्यों नहीं कहा गया, दोनों का उत्तर एक ही होगा। शिष्ट रूप तो हरिचरण ही है, संस्कृत का शब्द वही होगा हरिचरण। लेकिन यह व्यक्ति गरीब है, दीनहीन है, हाशिए पर का व्यक्ति है, उपेक्षित जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति को लोग कौन आदर देगा? अनादर का जीवन इसे जीना पड़ता है। अनादर के लिए ही हरिचरण को हरिचरना कहा जाता है। हरिचरण का देशज रूप हरिचरना है। उसे दीनहीन, लाचार, बेबस दिखाने के लिए हरिचरना कहा गया है। वह गांव का गवार है, इस कारण हरिचरण को हरिचरना कहा गया है। अधिनायक कौन है, उसकी पहचान क्या है? इसका उत्तर देख लीजिए। प्रजातंत्रीय प्रणाली में राजतंत्रीय व्यवस्था कायम कर दीनहीन जनता से अपना जयगान कराने वाला अधिनायक है। आज का जो नेता मंत्री है वो अधिनायक है। वह जनता की सेवा करने के बदले जनता से सेवा कराने का काम कर रहा है। जो पूरी राजसी शान शौकत में जीता है, वह सिंहासन पर बैठकर नई नई पदवियां, उपाधियां हासिल करता रहता है। वह महाबली है। डर के कारण जनता उसका जयगान करती है। वह राजसी सवारी में से बाहर निकलता है, अर्थात जब बाहर निकलता है तो गाड़ियों का काफिला निकल जाता है। राष्ट्रीय धुन पर उन्हें तोप से सलामी दी जाती है। उनके माथे पर पगड़ी है, छत्र, चवर उसे सेवक डुलाया करता है। इस तरह आपने देख लिया कि अधिनायक कौन है और उसकी पहचान क्या है। अधिनायक
आज के समय के दबंग नेता मंत्री हैं, जिसे के चलने पर एक काफिला निकलना शुरू हो जाता है, लोगों के मुंह से जय जयकार उठना शुरू हो जाता है, एकदम राजसी ठाठ बाट से चलने वाला ही तो अधिनायक है। आगे, जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना का अर्थ खुशामद या जी हजूरी कराना होगा। ये नेता मंत्री जब निकलते हैं तो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला होता है, जनता जय जयकार करते हुए पीछे पीछे चलती है, उन्हें राष्ट्रीय धुन पर तोप की सलामी दी जाती है, उनके माथे पर छत्र होता है, सेवक चवर डुलाते रहते हैं, बल्लम तुरही उनके स्वागत और आगवानी में लगी रहती है। इस तरह शान शौकत के साथ आगे बढ़ने वाला, निकलने वाला ही नेता मंत्री है, और यह सब जो किया जाता है वह सब जय जयकार के रूप में है, खुशामद के रूप में है, जी हजूरी के रूप में है, स्तुति गान के रूप में है। आगे है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? ये नेता मंत्री देश के भाग्य विधाता है, महाबली हैं, पुलिस अदालत उन्हीं के अंदर है, जनता जानती है कि ये दुराचारी हैं, परंतु महाबली होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। दुराचारी व्यक्ति यदि कमजोर है तो उससे कोई डर नहीं, लेकिन दुराचारी व्यक्ति यदि महाबली हो जाए तो वह कुछ भी कर सकता है, लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आम नागरिक इनसे डरे रहते हैं। बेमन अर्थात सिर्फ औपचारिकतावश इनका स्वागत करते हैं। नेता मंत्रियों के प्रति उनके मन में स्नेह श्रद्धा के बदले घृणा है, अर्थात ऊपरी मन से कोई काम करना ही बेमन कहलाता है। ऐसे ही बेमन रूप में इन नेता मंत्रियों का स्तुति गान किया जाता है आम नागरिकों के द्वारा। आगे है, हरचरणा अधिनायक का गुण क्यों गाता है, उसके डर का क्या कारण है? हरचरणा जानता है कि देश पर इसी का शासन चलता है, हम गरीब आदमी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, पुलिस अदालत उसी के मातहत है, यदि तनिक भी उसकी नज़र पर चढ़ जाएंगे तो कोई लाभ तो नहीं ही मिलेगा, ऊपर से जेल भी जाना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि आज के दौर में तरह तरह APL BPL या फिर और भी सरकारी सुविधाएं गरीबों को दी जाती है, और ये सुविधाएं इन्हीं नेता मंत्रियों की कृपा से इन गरीबों को मिल पाता है। तो ऐसी सुविधा पाने के लिए ये न चाहकर भी उन नेता मंत्रियों का जयगान करते हैं। तो आपने देख लिया कि हरचरणा अधिनायक का गुण क्यों गाता है। हरचरणा आम आदमी का प्रतीक है, लोभ से। नंबर 1, लोभ से जो थोड़ा बहुत सरकारी लाभ मिल जाए, दूसरा डर के कारण भी कि इसे खुश नहीं रखेंगे तो केस मुकदमा में फंसा देगा, बदमाशों से पिटवा देगा। तो इस तरह डर से और लोभ से, इसी दोनों के कारण वह उसका गुणगान गाता है। उसके डर का कारण क्या है? तो आप देखते हैं कि उसके डर का कारण है कि यह महाबली है, पुलिस अदालत उसके अंदर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया डरना ही है, डर कर किसी तरह अपना जीवन जी लें। आत्मरक्षा डर का कारण है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाने का अर्थ स्तुति गान होगा। एकदम संक्षेप में उत्तर आप जान लीजिए, बाजा बजाने का अर्थ हुआ स्तुति गान करना। इनसे नेता मंत्रियों का स्तुति गान ही उसका बाजा बजाना है। भारत के राष्ट्रगान से इस कविता का क्या संबंध है? भारत के राष्ट्रगान में आपने सुना होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। उसी भाग्य विधाता के क्रम में अधिनायक का जो प्रयोग किया गया है
उसी अधिनायक को यहाँ पर कविता का शीर्षक बना दिया गया है। तो इस तरह उस अधिनायक के आधार पर यह जो नकली अधिनायक बना हुआ है, इस नकली अधिनायक पर व्यंग करना इसका संबंध है। अर्थात उसी के आधार पर इस कविता का शीर्षक बनाया गया है। उसमें तो वास्तविकता है, उसमें जो कुछ कहा गया है वह श्रद्धा के साथ, वह श्रेष्ठ सम्मान के साथ बनाया गया है। लेकिन आज उसी के आड़ में ये नेता मंत्री अपना सुख मौज का जीवन जी रहे हैं। इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान के जनगण मन अधिनायक जय हे के आधार पर इस कविता का शीर्षक अधिनायक रखा गया है। राष्ट्रगान के अधिनायक के चरित्र के ठीक विपरीत आज के नेता मंत्रियों का चरित्र, जो अधिनायक बने हुए हैं, उसका चरित्र है एकदम विपरीत। वे जनता की सेवा करने के बदले जनता से सेवा करवाते हैं। यहाँ अधिनायक शब्द व्यंग के रूप में प्रयोग किया गया है। ये अधिनायक स्नेह श्रद्धा के आधार पर नहीं, डर या आतंक के आधार पर बने हुए हैं। ये जो अधिनायक हैं, इनको लोग मन से अधिनायक नहीं कहता है। राष्ट्रगीत में अधिनायक वह होगा जो मन का अधिनायक है, मन का अधिकार, जिस मन पर जिसका अधिकार है, प्रजातंत्र के मन पर जिसका अधिकार है, उसको अधिनायक। और यहाँ पर मन पर नहीं, तन पर अधिकार है। डर के कारण ये अधिनायक बने हुए हैं। जनता डरती है, इसलिए ये अधिनायक बने हुए हैं। डर के कारण जनता इन्हें अधिनायक बनाए हुए हैं। तो डर या आतंक के आधार पर बने हुए, यहाँ सिर्फ ऊपर से प्रजातंत्र है, भीतर तो राजतंत्र का तांडव है। इस तरह आपने पूरी कविता में दो रूपों में देखा, एक वस्तुनिष्ठ और एक विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ में भी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय दोनों किस्म की बात आई है। वस्तुनिष्ठ में तो आप देख रहे हैं बहुवैकल्पिक है। इस तरह यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए वर्ष के हर्ष कामना के साथ आप लोगों को एक बार मंगल कामना। इस तरह आप लोगों का जीवन नए वर्ष में अत्यंत सुख, समृद्धि और सफलतापूर्ण हो। फिर अगले पाठ में हम मिलेंगे। धन्यवाद।